सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल। आई थिंक आप सभी लोगों को वॉइस एंड वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। एट द सेम टाइम आप सभी लोगों ने अभी तक का जो लीनियर अलजेब्रा है वो अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो जल्दी से यार चलो सभी लोग हालचाल बता दो अपना, क्या है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आज तो सैटरडे का दिन है, वीकेंड है ना। आज के दिन पढ़ाई करने को बोलना ही एक तरीके से गलत बात मानी जाती थी, बट वो ज़माने चले गए। अब तो भाई वीकेंड को और दबा के पढ़ाई करनी पड़ती है। डी के स्टैन भी आज मौजूद है, ठीक है। और अच्छी बात यह कि इन्होंने अभी तक किसी भी टीम का स्कोर नहीं बताया, इस बात से मुझे ज़्यादा खुशी हुई। चलिए, परफेक्ट, ग्रेट। तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो अभी लेटेस्ट 2023 में सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए ना। तो इसको हम लोग एक क्विज फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कल एक पंचायत बैठेगी, ठीक है, उसमें फैसला लिया जाएगा। आप सभी लोग उसमें आएंगे और वहाँ पर एक हम लोग मत बनाएंगे कि हाँ कैलकुलस हमें कैसे स्टार्ट करना है। अब यार आप लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हो फिर, अरे सर ये, अरे सर वो। तो अब यार वो सामने सामने बात होगी। कल 5 बजे सेशन है, ठीक है, संडे का दिन है। आप लोग आएंगे कल 5 बजे, 15 20 25 मिनट का सेशन हम लोग रखेंगे। उसमें आगे का रोड मैप हम सब लोग मिलजुल के डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखिए ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है, ना ही सिर्फ आपकी है। इसमें हम दोनों लोगों का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। परफेक्ट, ठीक है। जज आप ही लोग रहोगे भाई, समझ गए। आप ही लोग जज हो, मैं जज नहीं हूँ, जज आप लोग हो। आप लोग जो बोलोगे उन सेशंस में आके, जो फैसला लोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं रिएक्ट करूंगा। मैं अब कुछ करने वाला नहीं हूँ, समझ गए। तो आप ही लोग जज रहोगे, आप ही लोग ऑडियंस रहोगे, सब कुछ आप ही लोग रहोगे, करेक्ट। नहीं, यूट्यूब पे ही सेशन होने वाला, सेशन बन भी गया होगा। अभी तक लाइव नहीं हुआ क्या सेशन? लाइव हो जाना चाहिए था, मैं एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, कल 5 बजे मोस्ट प्रॉब्ली होगा। ओके, 5 बजे होगा। चलो, तो अब लीनियर अलजेब्रा को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। ये इमोशनल ब्लैकमेल कहाँ से तुम लोग सीख के लाते हो यार, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और अच्छी बात ये कि मतलब खराब बात ये कि ये ब्लैकमेल आपका सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के ऊपर चलता है ना, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके सारे काम करवा, और किसी के ऊपर चलता है नहीं। और बाकी लोग आपको करके चले जाते हैं। तो यार ये बड़ी गलत बात है ना। चलो, शुरू किया जाए आज का सेशन। अच्छी बात ये मुझे लग रही कि यहाँ पर कोई लेक्चर नंबर नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अब मतलब इस सब्जेक्ट के हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। अच्छा एक बात और, कल गलती से मैंने लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 लिख दिया था यार, उसको 18 कर लेना आप लोग, ठीक है। कल लेक्चर नंबर 18 था, गलती से मैंने उसको 19 कर दिया था, उसको आप लोग 18 कर लीजिएगा, ओके। चलो, रेडी हो सभी लोग कॉपी पेन लेके सवाल ट्राई करने के लिए? बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। इमोशनल ब्लैकमेल को ही नॉर्मल भाषा में प्यार बोला जाता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपको किसी से प्यार हुआ है, या आपको किसी से प्यार हुआ है, तो वो इमोशनल ब्लैकमेल ही तो हुआ है, ठीक है। मतलब कि आप उसके काबू में आ गए, और क्या, काम खत्म, है ना। कौन सा श्रीलंका जाके आप लड़ाई करने वाले हो, तो वो तो वैसे भी नहीं होने वाला। चलिए खैर, शुरू करते हैं आज का सेशन। बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ विशाल सोनी। आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 98 इन 2014, 25 इन 2015। बहुत सारे पीएसयूज निकाले हुए, किसी दिन सारे पीएसयूज की स्टोरी आपको सुनाऊंगा। कौन कौन से पीएसयूज निकाले, क्या क्या हुआ था, सेल में मेरे साथ क्या हुआ था, सेल का इंटरव्यू मैं क्यों नहीं देने जा पाया था, सेल का मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, सेल का मैंने रिटर्न निकाला था, और रिटर्न क्यों निकाला। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। अब यार ब्रांच मैंने नहीं लिखा कौन सी ब्रांच में पूछा गया था, बट ये सारे 2023 के लीनियर अलजेब्रा के सवाल है, ठीक है। टाइमर आपके सामने मैं इस क्वेश्चन में रखता हूँ, 3 मिनट का टाइमर रखता हूँ, 180 सेकेंड्स का। और थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से ऑफ होता हूँ, और आपको ना मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ इस सवाल का, ठीक है। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत बोलो सर पूरा क्वेश्चन टाइप करो, इतना कर दिया तो ये भी करो। ये क्योंकि एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो मैंने ऑप्शन आप सभी लोगों के लिए क्रिएट कर दिए हैं काफ़ी हद तक। दिख रहा है क्या आपको पोल? चलो बहुत ही बढ़िया। तो यूट्यूब में आप लोगों के लिए पोल भी क्रिएट हो गया है। चलो पार्टिसिपेट करो भाई फटाफट सभी लोग। ओके, क्या आंसर आया इसका? बहुत ही शानदार। अब देखो मुझे पता भी चल जाएगा ना कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है।
टोटल नंबर ऑफ लोगों का भी पता चल जाएगा कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए दिया गया है। देखो दिमाग लगाने की मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं है, और जो चीज़ है नहीं उसको आप पता नहीं क्यों लगा रहे हो। रो एचलॉन में कन्वर्ट कर लो ना, इसको पकड़ो और इसके दोनों वाले नीचे को जीरो बनाने की कोशिश करो। समझ गए? एग्जाम में अचानक से ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं ना, तो हम लोग बैठ के दिमाग लगाने लगते हैं, भाई नीड ही नहीं उसकी। समझ रहे हो? चलो डन है। परफेक्ट। तो एक बार मैं आपको रिजल्ट भी बता देता हूँ। रिजल्ट भी मैं बता देता हूँ। लगभग लगभग 61% लोगों ने ठीक ठीक आंसर किया, बाकी सारे लोगों ने आंसर गलत किया है। और क्या गलत किया भाई, अब देख लो क्या मिस्टेक्स आप लोग कर रहे थे। ओके। करेक्ट। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइम अप। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अगेन मेरे पास ज़्यादा कुछ इसमें करने के लिए है ही नहीं। ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की रैंक उसने 1 मेंशन कर रखी है। तो अगर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1, तो पूछ रहा है अल्फा बाई बीटा का रेशियो बता दो कितना हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। R2 को मैंने बोला इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस 3R1, है ना। और एक साइमल्टेनियस ऑपरेशन और लगा देता हूँ, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस बीटा R1। ठीक है, ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन बना के इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब आप इसको रो एचलॉन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से देखो आपको डेटा इसके अंदर क्या क्या मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा 1, ये आपको मिल जाएगा 4। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0, और ये आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस 12। ठीक है, ये 0 मिलेगा। एंड दिस इज 6 माइनस 4 बीटा। ठीक है, ये मिल गया आप सभी लोगों को एक्सप्रेशन। आई थिंक हमारा ये एचलॉन फॉर्म आ गया ना। इसके नीचे के देखो नंबर ऑफ जीरोस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर इसकी रैंक सपोज हमको 1 बनानी है, तो रैंक 1 बनाने का सिंपल सा मतलब इसी स्टेप पे हो जाएगा ना, कि आपको ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट जीरो करने पड़ेंगे। तभी तो ये रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। भाई रैंक 1 है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 होनी चाहिए, नंबर ऑफ जीरो रोज 2 होनी चाहिए। जाहिर सी बात है जो पहली रो है वो तो नॉन जीरो है, तो इन दोनों को जीरो बनाना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से देखिए आपको कितनी मिल जाएगी, अल्फा प्लस 12 बराबर 0, 6 माइनस 4 बीटा बराबर 0। अल्फा की वैल्यू कोई बता सकता है यहाँ से आपको कितनी दिख रही होगी? अल्फा आपको दिख रहा होगा -12। बीटा यहाँ से आप लोगों को कितना दिख रहा होगा? 3/2। क्वेश्चन में शायद अल्फा बाई बीटा पूछा गया, तो अल्फा बाई बीटा करते हैं। ये आपको मिलेगा -12/3/2, मतलब कि -24/3, और -24/3 का मतलब -8। अब ये अभी जस्ट 1 महीने पहले गेट का एग्जाम जब हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था। और जिन बच्चों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा, जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा, उन्होंने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। फ्री के नंबर थे, है ना। तो 63% लोगों ने आंसर सही बताया, कुछ लोगों से शायद साइन की मिस्टेक हो गई होगी। एनीवेज पार्टिसिपेट सभी लोगों ने किया, इस बात की खुशी है, कोई बात नहीं। ठीक है, और देखो अभी आपके सामने रिजल्ट भी शायद दिख रहा होगा। 88 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 100 लोग वीडियो देख रहे हो। इसका मतलब भाई थोड़ा संभाल के क्वेश्चन करो, ठीक है, तसल्ली से करो, टाइम लेके करो। अगले सवाल की तरफ बढ़े। ब्रांच मेरे ख्याल से शायद आईएन में पूछा गया था। एग्जैक्टली यार ब्रांच तो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये 2023 के ही क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रांच मुझे भी याद नहीं है कि कौन सी ब्रांच का था। नेक्स्ट टाइम से करेंगे तो ब्रांच भी डलवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, शायद आईएन का था, क्योंकि ईसी इलेक्ट्रिकल में तो नहीं था ये क्वेश्चन, सिविल में भी नहीं था, मैकेनिकल में, तो शायद आईएन का होगा या एक्सी वेक्सी किसी का होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े। आ जाओ भाई साहब अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के लिए भी मैं आपको अगेन 3 मिनट का मौका देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टाइमर आपका चल रहा है। इसका जो सही ऑप्शन है वो मैं आप सभी लोगों के लिए, पहले तो बताओ यूट्यूब में क्रिएट कर दें पोल आपके लिए, बोलो कर दें वाईटी में पोल क्रिएट? आ जाओ कर देते हैं। ठीक है, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा, ठीक है चलो इसमें तो अच्छा है, ए बी सी डी दे रखा है आपको, ए बी, ये लीजिए सी, और ये लीजिए डी। ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके चलो ठीक है, 3 मिनट का टाइम दे रखा है। क्वेश्चन में कुछ दे रखा है,
बोल रखा है कि इन द फिगर द वेक्टर्स u एंड v आर रिलेटेड। ये वेक्टर u दे रखा है, ये वेक्टर v दे रखा है, इनको बोल रहा है ऐसा रिलेट कर रहा है। ए मैट्रिक्स में अगर मैं u मल्टीप्लाई करूंगा तो v मिल जाएगा। अब ये ए मैट्रिक्स के ऑप्शंस दे रखे हैं। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या बिल्कुल ही फालतू का क्वेश्चन है? सब कुछ तो दे रखा है भाई। ये देखो वेक्टर u दे दिया है, वेक्टर v दे दिया है, और ऑप्शंस में वेक्टर a दे दिया है। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में इसका एक तरीका आपको और बताऊंगा, वेक्टर कैलकुलस में इसका एक तरीका आपको और बताऊंगा बिना ऑप्शन के सॉल्व करने वाला। इसमें तो चलो खैर अभी आप ऑप्शन से कर लो, एक ना बिना ऑप्शन का तरीका आपको बताता हूँ वेक्टर कैलकुलस में। रोटेशन ऑफ वेक्टर्स आपको वेक्टर कैलकुलस में बताऊंगा। शायद ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, इससे बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये ई का क्वेश्चन है। मॉर्निंग मॉर्निंग वाले जो जो स्लॉट था उसमें ये क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स का। चलो एक बार पोल का भी हालचाल ले लिया जाए, पोल में क्या चल रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया। टाइमर टाइमर अभी यहाँ पे चल रहा है आपका, पोल आपका यूट्यूब पे चल रहा है। जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो यार, है ना। 106 लोग देख रहे हो तो 106 पार्टिसिपेशन इसमें आप लोगों के आने चाहिए। हिंट मैं दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, यू वी भी दे रखा है। यू देखो कॉलम वेक्टर 4,3, वी आपका कॉलम वेक्टर 5,0। तो कौन से ए में अगर आप 4/4 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 5 0 मिल जाएगा। बस ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। ओके ठीक है ना। परफेक्ट, ऑप्शन चेकिंग से कर लो। इसका जो एग्जैक्ट मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन चेकिंग से ही करना है अभी तो। चलो तो मैं ये टाइमर भी खत्म करता हूँ और आपको मैं रिजल्ट भी दिखा देता हूँ पोल का। ये लीजिए पोल का रिजल्ट आप लोग देखो, तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई ए यू बराबर वी आना चाहिए, ठीक है। यू को अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करें तो वेक्टर का मतलब, चलो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 4 3। वी की अगर हम बात करें तो वेक्टर के तौर पे हम इसको लिख लेते हैं 5 और यहाँ पर लिख लेते हैं 0, ठीक है। कौन से ऑप्शन में अगर मैं ये 4 3 मल्टीप्लाई करूँ, एक एक करके सारे ऑप्शन पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 3 विच वॉज यू। तो एक बार चेक करते हैं कि यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देखो, 4 चौक 16 बटा 5, यहाँ से देखो 3 तिक्का 9, 25 बटा 5, यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा। सही बात है। यहाँ से देखिए -12 बटा 5 प्लस 12 बटा 5, देखो एक ऑप्शन। तो बिल्कुल थाली में सजा के ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया था कि भाई पहला ही ऑप्शन सेट करो आंसर आ जाए, है ना। बिना बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे आप, ये मैं आपको वेक्टर कैलकुलस में सिखा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे वेक्टर कैलकुलस में बाकी जो लोग इसी इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो लोग ईएमएफटी में भी ये चीज़ सीखोगे, ठीक है, कि वेक्टर को रोटेट कैसे किया जाता है, कैसे उसके कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं एंड सो ऑन। आई बात समझ में? ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रेडी है सभी लोग? क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए। टोटल मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन हैं, टोटल शायद 12 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे। हाँ सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं मैक्सिमम 90 सेकेंड्स दूंगा, ठीक है। मैंने बार बार बोला भी था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डिटरमिनेंट तो सिलेबस में नहीं है। डिटरमिनेंट तो सिलेबस में नहीं है, ये लो भाई आ गया ना डिटरमिनेंट का क्वेश्चन। भाई उसने लीनियर अलजेब्रा लिख दिया मतलब सब कुछ सिलेबस में है, समझे। तब पढ़ के जाओ। लड़ाई उसकी बीवी से होती है, सदा हम लोगों को भुगतनी पड़ती है। तो इससे बढ़िया है कि पढ़ के जाओ सारे। 15-20 नंबर का पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस बना देते बनाने वाले। चलो बताओ भाई, पोल भी क्रिएट हो चुका है, पोल में भी फटाफट पार्टिसिपेट करो सभी लोग और आंसर बताओ क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें बोल रहा है 1 2 3 4 4 1 2 3 3 4 1 2 2 3 4 1, ठीक है। और बोल रहा है कि इनके डिटरमिनेंट्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता होगा, ठीक है। इनके डिटरमिनेंट्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता होगा। यार एक यहाँ पे ना मार्किंग भी करवानी चाहिए थे, MSQ MCQ ऐसा करके, तो आपको पता चलता है कि सारे ऑप्शन टेस्ट करने या कुछ ही ऑप्शन टेस्ट करने, ठीक है। वो नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे। तो 90 सेकंड्स का टाइम आप लोगों को दिया गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए जब भी ऐसे डिटरमिनेंट्स आते हैं साफ साफ देख के पता चल रहा है कि ये 1 2 3 4 4 3 4 1 2 3 3 4 1 2 2 3 4 1, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अगर आप नोटिस करने की कोशिश करें तो जो पहला और तीसरा है ना, अगर इनको हम एक्सचेंज कर दें
R3 को R1 से एक्सचेंज कर दें तो बताओ क्या हमको B मिल जा रहा है। मतलब कि जो B का डिटर्मिनेंट आना चाहिए था वो तो -a के बराबर आना चाहिए था ना, तो A ऑप्शन ट्रू हो गया। हालांकि ये MCQ क्वेश्चन था, बट सपोज अगर ये MSQ क्वेश्चन होता तो आपको क्या B C D तीनों चेक करना पड़ता, बताइए। एब्सोल्युटली, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस बात को याद रखिएगा आप सभी लोग कि अगर ये MSQ होता ना तो आपको फिर ये भी चेक करना पड़ता भाई, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालते, दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकालते, क्या पता सेम आता कि नहीं आता, है ना। सी ऑप्शन एनीवेज गलत ही है ना। एंड डी वाले ऑप्शन को भी आपको चेक करना पड़ता कि भाई कहीं ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है ना। हालांकि तब 4x4 का ऑब्वियसली नहीं देता मैट्रिक्स, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ये MCQ था, एक ही ऑप्शन करेक्ट था, तो बड़ा सिंपल सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो एक बार पोल का रिजल्ट भी देख लेते हैं, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट। इसमें भी 82% लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है। 91 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत ही शानदार। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यार ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी डाल दिया इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये स्लाइड ही डिलीट कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं सीधा। 4 आपका खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 टाइम इसमें मैं आपको दे देता हूँ, चलिए 2.5 मिनट का टाइम ले लो, ठीक है। और एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ यार। जो MSQ होगा ना वो मैं अलग से लिख दूंगा, इसमें आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है। चलो पोल क्रिएट करो अब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5। यार इसका भी कोई AI टूल बनना चाहिए ना, ऑटोमेटिकली पोल क्रिएट हो जाए। चलो x एक n×1 का रियल कॉलम वेक्टर है जिसका लेंथ उसने मेंशन किया। लेंथ के बारे में कल बताया था ना मैंने आप लोगों को, लेंथ ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो कॉलम मैट्रिक्स होता है उसको बेसिकली आपको एक वेक्टर की तरह विजुअलाइज करना होता है ना, और उस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल दें वही उसकी लेंथ हो जाती है ना, सही बात। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स P कितना हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ L। ठीक है, 2.5 मिनट का टाइम है, सभी लोग कैलकुलेट करो। एक बार देखते हैं। यार काफ़ी कम परसेंटेज इसमें वोटिंग आई भाई। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ क्या करने की ज़रूरत है। एक 3×1 का कॉलम वेक्टर मान लो और L की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 3×1 का एक कॉलम वेक्टर मान लो, L कैलकुलेट कर लो। L है आपका x ट्रांसपोज x का अंडर रूट, वो L निकाल लो। ट्रेस निकालना है तो x इंटू एक्स ट्रांसपोज आप निकालो और उसके बाद उसका ट्रेस कैलकुलेट कर लो, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको जनरलाइज वे में क्वेश्चंस पूछे जाए ना, तो वहां पे आप कुछ मान लिया करो, 3×1 2×1 वॉट एवर। पोल किसको किसको नहीं दिख रहा भाई, पोल सबको दिखना चाहिए यार। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए पोल क्रिएट कर रहा हूँ, आप कह रहे हो पोल नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिखा। रिफ्रेश करो एक बार, रिफ्रेश करके देखो। चलो टाइम अप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एक्स को ना ऐसा कुछ मान लेता हूँ, सपोज मैं एक्स को मान लेता हूँ x1 2, 3×1 भी क्यों माने, 2×1 मान लेते हैं, ठीक है, सबके लिए ट्रू होना चाहिए ना। चलिए ऐसा हमने माना। ये बोल रहा है कि अगर आप x ट्रांसपोज इंटू एक्स कर रहे हैं, मतलब कि x1 x2 को आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं x1 x2 से, है ना। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जा रहा है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सपोज अगर आप इसका अंडर रूट ले लें, अगर आप इसका अंडर रूट ले लें तो जो ये वैल्यू आ रही है इसको आप L बोल सकते हो। चलो कोई बात नहीं, हमने बोला कि भाई साहब इसको आप L बोल दीजिए। ये तो उसने क्वेश्चन में खुद दिया हुआ था। फिर इसने बोला कि एक मैट्रिक्स लीजिए और उसको वापस से क्रिएट करिए x इंटू एक्स ट्रांसपोज करके। तो देखो हमने एक मैट्रिक्स ली है और इसमें हमने x को मान लिया है x1 x2 और यहाँ पर हमने कर लिया है x1 x2, है ना। इस बार उसने थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करी हुई है। मल्टीप्लाई इसका करिए, ये मिलेगा x1 स्क्वायर x1 x2 x1 x2 x2 स्क्वायर, ठीक है।
बताइए इसका ट्रेस आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? इसका ट्रेस मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये देखिए आपको किसके बराबर सिंपली मिल रहा है? एल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं तो बोलूँगा यार ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। समझ गए? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मैथ्स का लॉजिक लग ही नहीं रहा। जिसको बस ट्रेस की इन्फॉर्मेशन पता होगी, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर होगा, तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका MSQ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका MSQ टाइप का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्योंकि एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो मैं 3 मिनट का टाइम देता हूँ। ओके, और ऑब्वियसली इसके लिए पोल भी क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि MSQ में फिर आप ऑप्शन कैसे दोगे? ठीक है, तो इसका पोल नहीं क्रिएट करते हैं, इसमें बस टाइमर पे रिलाई करते हैं। करेक्ट, चलो बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एम बोल रहा है एक आर्बिट्रेरी रियल एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस विल हैव नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज। पूछ रहा है किन की आइगन वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव नहीं हो सकती आइगन वैल्यूज। ठीक है, बोलिए। रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब एलिमेंट सारे के सारे रियल होने चाहिए। आर्बिट्रेरी रियल मैट्रिक्स। पूछ रहा है इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। 3 मिनट का टाइम दिया, सोच समझ के आंसर देना है। नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज। अभी भी 1 मिनट का टाइम है। चलो मैं एक ऑप्शन, एक छोटा सा हिंट देता हूं आप लोगों को, छोटा सा हिंट देता हूं। मान लो किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आ गई आई और माइनस आई। मान लो ये जो एम मैट्रिक्स है ना, अगर इसकी आइगन वैल्यू आ गई आई और माइनस आई, तो एम स्क्वायर की आइगन वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? अब बताओ, जितने भी लोग ऑल बोल रहे हो, मान लो एम वाली जो मैट्रिक्स है, अगर उसकी आइगन वैल्यू आई और माइनस आई आ गई, फिर क्या करोगे? चलो मैं समझाता हूँ। टाइम अप। आइए जरा देखने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो अगर मैं एम एक ऐसा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लेता हूँ, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो बताओ यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, दिस विल बी लैम्डा स्क्वायर, और इसका डिटर्मिनेंट कितना दिख रहा है? +1, 0, -1। ठीक है, +1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप बताओ लैम्डा की वैल्यूज आपको क्या क्या मिल जाएगी? आई और माइनस आई, है ना? चलो, तो बताओ जो एम ट्रांसपोज होगा उसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? चाहे एम की आइगन वैल्यू निकालो या एम ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू निकालो, वो भी सेम होगी, है ना? तो इसकी अगर हम आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये भी सेम मिलेगी, लैम्डा इक्वल टू आई और माइनस आई। तो बताओ आपका जो मैट्रिक्स एम स्क्वायर होगा उसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, और एम ट्रांसपोज स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी? बताना भाई जरा। तो एम स्क्वायर की आइगन वैल्यू आई स्क्वायर मतलब -1, माइनस आई स्क्वायर मतलब -1, ये -1 ये -1, तो गलत तो हो गया आपका ए और डी। गलत हो गया ना? तो मैं बार बार क्लास में भी आपको समझा रहा था
और हर साल समझाता हूँ, हर बार समझाता हूँ, आइगन वैल्यूज सिर्फ सिर्फ रियल नहीं हो सकती, आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। एक रियल मैट्रिक्स की एक ऐसी इक्वेशन बन सकती है जहां से आपको कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज मिल जाए, इमेजिनरी आइगन वैल्यूज मिल जाए। आइगन वैल्यू देखते ही आपके दिमाग में थॉट आता है कि भाई आइगन वैल्यू का मतलब रियल नंबर, आइगन वैल्यू का मतलब होता है वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी भी आ सकता है ना। हाँ ये मैं मानता हूँ कि अगर मैट्रिक्स एम की आइगन वैल्यू रियल होती तो पक्की बात है कि एम स्क्वायर और एम ट्रांसपोज स्क्वायर की आइगन वैल्यूज भी रियल होती, पॉजिटिव होती, फिर मुझे कोई डाउट नहीं था। समझ गया मेरी बात को? अगर m को हम बोल देते कि m की आइगन वैल्यूज, देखो उसने बोला ना m एक आर्बिट्रेरी रियल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स रियल है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट रियल मैंने रखे हैं, बावजूद उसके इसकी आइगन वैल्यूज आपको इमेजिनरी दिख रही हैं। अगर वो ऐसा बोलता कि m की आइगन वैल्यूज रियल हैं तो m स्क्वायर और m ट्रांसपोज स्क्वायर की आइगन वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गया मेरी बात को? क्लियर हुई बात सभी को? ओके। ट्रेस को, इसको जीरो कर लो अब, ठीक है ना, इसको जीरो कर लीजिए, ठीक है, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको इसमें बताता हूँ बी और सी वाले ऑप्शन में कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। बी और सी वाले ऑप्शन में आइए देखते हैं कौन सा सही हो सकता है और कौन सा गलत हो सकता है। चलो देखो, देखो जरा, आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद है सभी को, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, याद है प्रॉपर्टी सभी को? आप बोलोगे हाँ याद है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, एक यहाँ पे दे रखा था इसने m इंटू एम ट्रांसपोज, अरे m इंटू एम ट्रांसपोज, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है n विच इज m इंटू एम ट्रांसपोज, ठीक है। n ट्रांसपोज की वैल्यू बता सकते हो आप कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे m इंटू एम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लो, है ना, ये था इसका ट्रांसपोज कर लो, ये a ये b, ये क्या हो जाएगा m ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और m का ट्रांसपोज, समझ गए? ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, तो ये आपका हो गया b और ये आपका a हो गया, यही आपने लिखा ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज यहाँ से आपको मिला बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सही बात है, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करके देखिए क्या मिलेगा आपको, क्या यहाँ से वैल्यू आपको m इंटू एम ट्रांसपोज मिल जा रही है? यानी मैं ऐसा बोल सकता था कि n इज इक्वल टू n ट्रांसपोज, बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी m इंटू एम ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है, देखो क्या ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई? बोलिए, बोलो, चेक करके देखो कि आपका m इंटू एम ट्रांसपोज जो आया वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया या फिर नहीं आया, चेक करिए। अगर m का आइगन वैल्यू -1 है तो m स्क्वायर का +1 होगा, हाँ सही बात है, बट अगर m का आइगन वैल्यू i है तो m स्क्वायर का -1 भी तो होगा, वही तो बताया अभी, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता था कि m इंटू एम ट्रांसपोज आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तौर पे हमेशा क्वालिफाई करेगा, बोलिए हाँ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सिमिलर तरीके से दूसरे वाले को भी देखो, ये वाला जो दे रखा है m ट्रांसपोज इंटू एम, बताओ ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? इसको अगर मैं सपोज p मान लेता हूँ, इसमें इसने इधर m ट्रांसपोज रखा और इधर m रखा, ठीक है, तो बताओ यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक बार वेरीफाई करके देखो, क्या p ट्रांसपोज इंटू पी आपको सेम मिल रहा है? बिल्कुल, यानी कि m इंटू एम ट्रांसपोज की बात करिए या m ट्रांसपोज इंटू एम की बात करिए, ये दोनों ही आपके कैसे मैट्रिसेस हैं? दोनों आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ये भी हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये भी आपका हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले यहाँ तक आप लोग पहुँचिए, फिर इसके आगे की कहानी आपको मैं समझाता हूँ। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? m इंटू एम ट्रांसपोज आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे और m ट्रांसपोज इंटू एम भी आपके एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, ओके।
ज़रा मुझे बताइए, प्रॉपर्टी में आप पढ़ चुके हो, अगर आपकी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होती है तो उसकी आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं, उनका क्या नेचर होता है, बताओ फटाफट सभी लोग। रियल होती है ना, आपको बताया था ना, रियल एक्सिस पे लाई करती हैं, मतलब इनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी, क्या आप ऐसा बोल सकते थे कि इनकी आइगन वैल्यूज रियल होंगी? फॉर श्योर इनकी आइगन वैल्यूज रियल आइगन वैल्यूज यहां पर होंगी। ठीक है, अब देखो, रियल का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझना मेरी बात को, रियल का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नहीं भाई एक्सेप्ट जीरो क्यों, पूरी की पूरी रियल एक्सिस पे आपके लाई करते थे ना मैट्रिक्स के। अब जरा ऑप्शंस पे वापस आते हैं, ऑप्शंस पे वापस आते हैं, देखते हैं और कोई डेटा इस क्वेश्चन में उसने देने की कोशिश की है क्या? कोई डेटा नहीं दिया। बोल रहा है एम इज एन आर्बिट्रेरी रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस विल हैव द नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज। मुझे बताओ, या तो फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी और सी दोनों नहीं होगा, मगर अगर ये क्वेश्चन एमएसक्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ए और डी नहीं हो रहा है तो क्या एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि शायद इन दोनों मैट्रिसेस में एम की वो ऐसी वैल्यू चूज कर रहा होगा जो पॉजिटिव होंगी। हालांकि हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि एम इंटू एम ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यूज आनी चाहिए वो रियल आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो m इंटू एम ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स देख रहे हैं ना, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें एज ऑफ नाउ लग रहा है कि हाँ भाई, इनकी जो आइगन वैल्यूज आनी चाहिए वो हमेशा रियल आनी चाहिए। बट मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आपको और बताता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, तो बी और सी ऑप्शन आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, छोटा सा पॉइंट मैं बस यहाँ पर आपको और बताना चाहता हूँ। देखो, ये तो सब लोग मानते हो ना कि m इंटू एम ट्रांसपोज की जो जो वैल्यूज होंगी वो रियल होंगी, ये तो पक्की बात है कि इनकी वैल्यूज कभी इमेजिनरी तो नहीं आ सकती, होगी तो रियल ही, ये पक्की बात है ना। एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, वहां से आपके दिमाग की बत्ती बिल्कुल जलनी चाहिए, ठीक है। देखो, मैं ना एक m का मैट्रिक्स मान के चलता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स मान के चलता हूँ। जैसे मान लो मैंने मान लिया -1 और 1, यहाँ पर भी ले लो -2, और यहाँ पर ले लो, नहीं -2 नहीं, +2 ले लो, और यहाँ पर ले लो 1, ठीक है। ये मैंने m ले लिया। एक बार बताना, क्या इसके जो लीडिंग माइनर्स हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है? चेक करके बताना इसके लीडिंग माइनर्स के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये, है ना, इसमें काफ़ी एनालिसिस की नीड थी। चलो बताइए ज़रा, देखिए, इसके जो लीडिंग माइनर्स है ये भी नेगेटिव है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे -2 -3, वो भी नेगेटिव है ना। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरा m इंटू एम ट्रांसपोज यहाँ से कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे आपको कितना मिल रहा है। m इंटू एम ट्रांसपोज, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे 1 2 m इंटू एम ट्रांसपोज, ये मिलेगा -1 1 1 2। अब बताओ m इंटू एम ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, बताइए। देखो, +1 ये हो गया 2, ये हुआ -1, ये हुआ 2, तो यहाँ पर मिल गया 1। यहाँ से देखो, -1 ये मिल गया 1, ये मिल गया आपका, अरे 1 4 5, ठीक है ना। चेक कर लो, ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से सही है। ठीक है भाई साहब, ओके। अब जरा चेक करो, ये m इंटू एम ट्रांसपोज के जो लीडिंग माइनर्स है, चेक करो, 2 और ये 9, इसके लीडिंग माइनर्स पॉजिटिव है। कुछ याद आ रहा है आपको? बोलो, इसके लीडिंग माइनर्स आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो क्या ये आपका पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होगा? बोलिए, क्या ये आपका पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होगा? एब्सोल्युटली। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं कंक्लूड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ।
अगर मान लीजिए m आपका कोई मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो m स्क्वायर या m ट्रांसपोज स्क्वायर की आइगन वैल्यूज मे नॉट बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी भी आ सकती हैं। बट मान लीजिए कि उसने m इंटू एम ट्रांसपोज की बात करी, तो m इंटू एम ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, या m ट्रांसपोज इंटू एम हमेशा सिमेट्रिक आएगा। तो अगर ये सिमेट्रिक आएगा तो इसका मतलब पक्की बात है कि आइगन वैल्यूज आपके रियल एक्सिस पे ही लाई करेंगे, है ना। रियल पे नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मगर एक बात ये भी आप याद रखिए कि m इंटू एम ट्रांसपोज हमेशा इररेस्पेक्टिव ऑफ m, देखो यहाँ पे ये जो m था, आप इसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना, नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि ये आपका जो m है ना, ये आपका लीडिंग माइनस पॉजिटिव नहीं है। मैं कह रहा हूँ m के लीडिंग माइनस भले ना पॉजिटिव हो, बट m इंटू एम ट्रांसपोज या m ट्रांसपोज इंटू एम, इनके लीडिंग माइनस हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो m इंटू एम ट्रांसपोज ना सिर्फ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है, बल्कि हमेशा आपको पॉजिटिव आइगन वैल्यूज निकाल के देता है। समझ गए? अब ये सवाल कैसे बना होगा, इस क्वेश्चन को किसने बनाया होगा? जिसने भी बनाया होगा, ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है कि उनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा होगा। भाई ये तो दर्द निकालने वाली बात है ना, इतना कौन सोच पाएगा एग्जाम प्रेशर में बैठ के। ज्यादा तो लोग गलती कर देंगे, यही बोलेंगे कि अच्छा ए और डी कर लेते हैं, एम स्क्वायर एम ट्रांसपोज स्क्वायर कर लो, इसका क्या मतलब, हटा दो, ए बी सी डी कर दो। इतना सोचना बड़ा मुश्किल काम है, समझ रहे हो? इतना सोचना बड़ा मुश्किल काम है। जरूर उसको कोई ना कोई दर्द होगा जिंदगी में, जो कि उसने आप लोगों के ऊपर निकाला था। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन गलत ही होगा, ये सही होने के चांसेस बहुत कम है कि कोई इसको सही करके आएगा। कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी इस क्वेश्चन में, बिकॉज इसके काफी सारे लेयर्स हैं, है ना। इतना सोचना काफी मुश्किल काम है। बट अगेन, अब आईआईटी के जो हर साल के क्वेश्चंस होते हैं, उन हर क्वेश्चन से हम कुछ सीखते भी हैं, टीचर्स भी सीखते हैं, स्टूडेंट्स भी सीखते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब इसको सीख लेते हैं। ओके, तो काफी कुछ सीखने को मिल गया इस क्वेश्चन से। परफेक्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए, तो आज की क्लास का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ये था, जिसमें कि थोड़ा सा और एनालिसिस की नीड हमें पड़ी। परफेक्ट, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। सारे इसके एस्पेक्ट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया ना। पहले तो मैंने ये भी बताया कि मान लो हम ये नहीं भी सोचते हैं ना, मान लो अगर हम इसी स्टेप पे आके रुक जाते, कोई बोलता कि सर हमने इतना तो सोच लिया था कि एम इंटू एम ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, बट हमारे दिमाग में चल रहा था सिमेट्रिक का तो रियल होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑप्शन से मैंने बताया कि भाई ये ए और डी नहीं है, तो बी और सी या तो दोनों नहीं होंगे, या तो दोनों होंगे, तो दोनों पे टिक करके आप चले आते। और अगर और जस्टिफाई करना था तो फिर मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी दिया कि भाई एम इंटू एम ट्रांसपोज के लीडिंग माइनस हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो इनके आइगन वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना। गलती होने वाला क्वेश्चन है यार, ये समझ रहे हो। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी एमएसक्यू है, ये क्वेश्चन भी एमएसक्यू है, 2013 में पूछा गया था, मगर ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, सारी की सारी क्लास में पढ़ी हुई प्रॉपर्टीज है मोस्टली। यहाँ पे भाई साहब इसको वेक्टर्स कर लीजिए, ये वैल्यूज उसने लिख दिया है, टाइपिस्ट जी ने हमारे इसको वैल्यूज लिख दिया अपने हिसाब से समझ के। मेरा तो टाइपिस्ट बोलता है कि सर आप किसी भी ब्रांच का पेपर मुझसे दिलवा दो, कट ऑफ तो निकाल ही दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस उसको है। कह रहा सर इस बार एक फॉर्म तो भरवा ही देना मेरा, कोई ना कोई, किसी भी ब्रांच का बोल रहा है वो। चलो बताओ इसका आंसर। The eigenvalue of A transpose is same as eigenvalue of A. The eigenvalues of inverse reciprocal of the this. The eigenvector of A transpose is same as the eigenvector of A. The eigenvector of A inverse are same as the eigenvector of A. सब कुछ क्लास में बताया हुआ भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत होने की चांस है ही नहीं यार। गलत मत करो यार इस क्वेश्चन को, आप लोग रिवाइज नहीं करो यार, इसका मतलब। आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज आइगन वेक्टर ऑफ ए, ये कहाँ लिखवाया गया भाई? ये कौन सी प्रॉपर्टी में मैंने लिखवाया? सी ऑप्शन आप सभी लोग बोल रहे हो, जो लोग ऑल बोल रहे हैं, ये कहाँ लिखवाया गया कि ये सेम होते हैं? ऐसा मैंने बताया ही नहीं। मैंने आपको बताया आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, ए क्यूब, एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स, यही तो बताया था आप सभी लोगों को। एक बार जाके देखिए नोट्स में, सारी प्रॉपर्टीज साफ साफ लिखी हुई है। देखिए पहला और ए और बी तो सबको क्लियर है कि हाँ ए ट्रांसपोज और ए की आइगन वैल्यू सेम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स इसका रेसिप्रोकल होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट आप मुझे खुद बताइए, आप ऐसा बोल रहे हैं कि ए ट्रांसपोज और ए डिफरेंट मैट्रिसेस हैं ऑब्वियसली, और अगर दोनों की आइगन वैल्यू सेम है, आप ऐसा सोचो, कॉमन सेंस से सोच के देखो, आप ऐसा बोल रहे हो ना,
कि ए जो है उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, ठीक है ना। एंड एक और मैट्रिक्स है यहाँ पर बी, उसकी आइगन वैल्यू भी लैम्डा है ऑब्वियसली, बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो अब अब आप यार ये खुद से यहाँ पर सोच के देखो कि यहाँ पर आप बोल रहे हो कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, है ना। अब अगर आप यहाँ पर बी चेंज कर रहे हो और बोल रहे हो कि भाई मैं लैम्डा तो सेम ही रखूंगा, तो बताओ क्या ये एक्स जो है ये तो बदलेगा ही बदलेगा ना यार। अरे यार आप बोल रहे हो कि सर देखिए बी का भी इधर हम लैम्डा रखेंगे, चलिए मैं मान गया आपकी बात, बी तो अलग वैल्यू है। अब अगर मुझे ये अलग वैल्यू को एलएचएस और आरएचएस बराबर करना है तो मैं यहाँ पर एक्स थोड़ी लिख सकता हूँ, इसका मतलब तो फिर ए इक्वल टू बी हो गया, ए और बी बराबर थोड़ी है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं। बाकी सारी जगह पे क्यों सेम हो जाता है, बाकी सारी जगह पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो बाकी सारी जगह पे सेम क्यों होता है, जैसे मान लो आपने बोला कि यार ए की तो आइगन वैल्यू लैम्डा है, एंड मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ ए इनवर्स, चलो इसको बी ले लेते हैं, इसकी आइगन वैल्यू 1/लैम्डा हो गई। अब आपने बोला कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, सही बात है। अब अगर मैं ऐसा कुछ करूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँ बी वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई, बट यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, ए इनवर्स है ना, इधर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इनवर्स है। इसका मतलब अगर आप इधर ए को इनवर्स कर रहे हो तो आपने इधर लैम्डा को इनवर्स कर दिया, तो यहीं से साफ साफ दिख रहा है कि वाई की वैल्यू आपकी एक्स आ जानी चाहिए। समझ रहे हो आप। देखो ऐसे समझो, यहाँ पर मैट्रिक्स और यहाँ पर उसकी आइगन वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर ए इनवर्स डाल दूं तो यहाँ पर लैम्डा इनवर्स आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ए इनवर्स डालने पे लैम्डा इनवर्स आ ही जाएगा इधर पे। अगर आप इधर ए स्क्वायर डालोगे इधर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ए क्यूब डालोगे इधर लैम्डा क्यूब आ जाएगा। तो इस बार एक्स आपका कांस्टेंट है, ए और लैम्डा एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे रहे हैं, है ना, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, एक्स को कांस्टेंट रख रहे हैं। जबकि इस केस में आप अगर देखें तो लैम्डा नहीं हिल रहा है, लैम्डा बोल रहा है भाई मैं तो सेम हूँ, तो एक्स को बोलेगा कि तुम बदलो। आ रही बात समझ में। ठीक है, ये तो एक आपको डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश की। मोर ओवर क्लास में हमने ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, एक बार नोट्स आप लोग जाके चेक करिएगा। हाँ, डी ऑप्शन जरूर हमने लिखा हुआ है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स ए स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए रिमेन्स द सेम, ठीक है। चलो, तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज सब कुछ यार अच्छे से रिवाइज करके जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो हर ब्रांच में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, हर ब्रांच में एक तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा का। तगड़ा इन द सेंस कि उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है आपको वहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा थर्ड अटेम्प्ट में आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी इजी क्वेश्चन, सेकंड अटेम्प्ट में उससे अच्छे क्वेश्चन, और जो बिल्कुल ही स्ट्राइक नहीं करे उसको लास्ट के लिए छोड़ के रख दो। चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिए, बताइए इसका क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। नल स्पेस वगैरह सब कुछ डिटेल में पढ़ाया, हालांकि कोई पढ़ने नहीं आया था वो अलग की बात थी, बट हाँ ये सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। टू वेक्टर्स आपको दे रखे हैं बिलोंग्स टू द नल स्पेस ऑफ अ 4x4 मैट्रिक्स जिसकी रैंक 2 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑल्सो बिलोंग टू द नल स्पेस। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आप एक 4x4 का मैट्रिक्स बनाओ जिसकी रैंक 2 हो, ठीक है। तो रो एचलॉन में कुछ ऐसा सेलेक्ट करो कि जिसकी रैंक आपको 2 मिल जाए। उसके बाद नल स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब अगर इस मैट्रिक्स को आप 4x4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आंसर आना चाहिए, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आंसर आना चाहिए। तो ऐसा एक रिलेशन स्टैब्लिश होगा। उसके बाद देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। थोड़ा बहुत मैंने हिंट दिया, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। दो मेथड इसके बता देता हूँ मैं आपको, इस क्वेश्चन के दो मेथड बता देता हूँ। ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऑप्शन चेकिंग से भी करिए। चलो समझाता हूँ मैं आपको क्या करना है। देखो अगर आप थ्योरी पढ़ के गए होगे ना, तो ये मेथड तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये वाला मेथड कि मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ,
ठीक है, बोल रहा है रैंक 2 होनी चाहिए। तो रैंक 2 करने के लिए मैं सबसे सिंपलेस्ट मैट्रिक्स मानने की कोशिश करता हूँ। A1 A2 A3 A4 0 B1 B2 B2 B3 B4, ठीक है, B2 B3 B4, ठीक है, तभी तो इसकी रैंक 2 आएगी। ठीक है, आप बोल सकते थे यहाँ पर और एलिमेंट्स कम कर लो, A1 A2 A3 कम कर सकते हो। बेसिकली इसको रो एचलॉन में बनाना जहाँ पर 2 रोज कंप्लीटली जीरो हो और 2 रोज ऐसी हो जो कंप्लीटली जीरो ना हो। ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया, तो मैंने जनरलाइज ही कर दिया कि चलो वर्स्ट केस में ये मैट्रिक्स तो रहेगी रहेगी। अब नल स्पेस की बात कर रहा है वो, तो नल स्पेस का मतलब हो गया कि अगर मैं यहाँ पर इस वाले वेक्टर को डालता हूँ 2 1 0 3, तो आंसर मुझे 0 मिलना चाहिए था, है ना। एट द सेम टाइम अगर इसी में मैं मल्टीप्लाई कर देता, अगर इसी में मैं मल्टीप्लाई कर देता दूसरे वाले का, दूसरा वाला क्या है 1 0 1 2, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 0 1 2 का, है ना, तो भी मुझे 0 0 मिलना चाहिए था। ये है हमारे पास हाल फिलहाल में सिचुएशन। चलो यहाँ से देखते हैं इक्वेशंस कौन कौन सी बन सकती थी। ठीक है, बताओ क्या क्या इक्वेशन यहाँ से बन रही। 2A1, ठीक है, प्लस A2 प्लस 3A4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन B2 प्लस 3B4 इक्वल टू 0। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ से देखो क्या क्या इक्वेशन बन रही है आपकी। A1 प्लस A3 प्लस 2A4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, B3 प्लस 2B4 इक्वल टू 0। यही बन रही क्या इक्वेशन, बताइए, है ना। तो हमने दो इक्वेशन बना ली जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। उसने बोला था इस मैट्रिक्स में इसको मल्टीप्लाई करोगे नल आना चाहिए, इस मैट्रिक्स में इसको मल्टीप्लाई करोगे नल आपको दिखना चाहिए। ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। B2 प्लस 3B4, ठीक है मेरे ख्याल से। चलो अब एक एक ऑप्शन उठाते जाओ। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा और हो सकता है जो नल स्पेस से बिलोंग करता हो। तो चलो एक ऑप्शन उठाते हैं, पहला वाला A1 A2। मुझे ना इसको यहीं पे लिखना चाहिए था यार, इसको, क्योंकि फिर आपके को दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन ए चेक करता हूँ, ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में अगेन सेम चीज आपको करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए में देखो क्या दे रखा था आपको, 1 1 माइनस 1 1, 1 1 माइनस 1 1, ये दे रखा है। यहां से देखो क्या इक्वेशन मिल जाएगी, यहां से आपको इक्वेशन मिल रही A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपको मिल रही B2 माइनस B3 प्लस B4 इक्वल टू 0। अब आपको ये सोचना चाहिए कि, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो बताओ ये तीनों चीजें सबको समझ में आई, वन बाय वन आया ना सबको। दो दो तरीके बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक आपका कन्वेंशनल मेथड, एक और क्या इसमें इंटेलिजेंटली सोच सकते थे, दोनों चीज़ों पे डिस्कस करता हूँ, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये उसने बोला कि दिस बिलोंग्स टू द नल स्पेस ऑफ दिस वेक्टर, मल्टीप्लाई करने पे 0, दिस बिलोंग्स टू द नल स्पेस ऑफ दिस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ऑप्शन में पूछ रहा था कि और कौन सा वेक्टर इसके नल स्पेस से बिलोंग कर सकता है। तो मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं, है ना, ये दो इक्वेशंस आपके पास ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि मुझे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से A1 A2 A3 A4 या B1 B2 B3 B4 की वैल्यूज हमको कैलकुलेट करनी चाहिए, है ना। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर जो आपके पास A1 A2 A3 A4 B2 B3 B4 है, वही वाला तो यहाँ पर भी होगा और वही वाला तो यहाँ पर भी होगा, है ना। ऐसा ही तो है। तो आप बस एक चीज़ यहाँ पर इमेजिन करके देखिए कि अगर आप इस 2A1 प्लस A2 प्लस 3A4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखो क्या आपको ये वाला रिलेशन मिल रहा है, चेक करके देखो भाई। इनको सॉल्व ही तो करना है,
सॉल्व करके आपको वैल्यूज निकालनी है। तो अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो आर वी गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन विच इज रिटन हियर? आप बोलोगे हाँ, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है। सिमिलरली इसको देखो, अगर आप इस b2 प्लस 3b4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आपको ये वाला रिलेशन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि पहले और दूसरे वेक्टर्स से जो कि आपके नल स्पेस से बिलोंग कर रहे थे, हमारे पास a1 a2 b1 b2 में जो रिलेशन आ रहा है वो हमारे ए ऑप्शन वाले वेक्टर से रीजनरेट हो जा रहा है ना? बिल्कुल, है ना? ये तो एक एक इंटेलिजेंट तरीका हो गया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि a1 a2 को रहने देते, इन दोनों को सॉल्व करके a3 a4 निकालते, यहाँ पे रखते, तो LHS RHS 0 0 हो जाता। सिमिलरली यहाँ से भी कोई दो वैल्यूज आप एलिमिनेट करके रखते, तो यहाँ से आपको आंसर LHS इक्वल टू RHS 0 0 मिल जाता। तो बेसिकली ये सॉल्व करने वाली बात हो गई कि यहाँ से आप कुछ वैल्यूज निकाल लो a1 की, यहाँ से कुछ वैल्यूज निकाल लो b2 की, रखो, LHS RHS बराबर हो जाए। समझ आई बात? हाँ, अगर ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप इस मैट्रिक्स को ही तो रीजनरेट करना चाहते हो। तो आपके पास देखिए दो इक्वेशन है, a1 a2 a4, a1 a3 a4, दो इक्वेशन है और चार अननोन है। तो एटलीस्ट एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लीजिए। यहाँ पर देखो b2 b4 b3 b4, दो इक्वेशन तीन अननोन है, तो एटलीस्ट एक रिलेशन लगा लो और यहाँ पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करो कि क्या ये LHS RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये तो हर कोई सोच सकता है। अल्टीमेटली आपको मैट्रिक्स रीजनरेट करनी है। अब भाई दो इक्वेशन से चार अननोन तो नहीं निकलेंगे, कुछ रिलेशन जरूर निकल जाएंगे। दो इक्वेशन से तीन अननोन की वैल्यू तो नहीं निकलेगी, रिलेशन निकाल के रखो और इसमें पुट करके देखो LHS RHS 0 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। एक दूसरा तरीका इसका डिस्कस करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको एक दूसरा तरीका सिखाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे तरीके में क्या सोचा जाएगा, मेथड 2। ओके, तो उसने हमसे ये बोला कि हमारे पास एक ए जो है वो 4x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 4x4 की मैट्रिक्स है और इसकी रैंक 2 है। ठीक है, तो इसकी नलिटी बताइए आपको कितनी मिल जाएगी? अगर आप इसकी नलिटी कैलकुलेट करते तो कितनी मिल जाती? भाई इसमें चार कॉलम्स हैं, उसमें से घटा देते दो आ जाता। नलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? नलिटी रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, है ना? यानी कि ये बोल रहा है कि भाई जो आपका नल स्पेस होगा उसमें दो ही वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना? नल स्पेस में दो ही इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के एग्जिस्ट करेंगे। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि आपके नल स्पेस में, नल स्पेस का मतलब वो एक वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स में कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है दो ही इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, और वो दो उसने दे भी दिए यहाँ पे 2 1 0 3। देखो 2 1 0 3 कॉमा 1 0 1 2 1 0 1 2। ध्यान से समझिएगा इस बात को, है ना? नलिटी अगर दो थी मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आपको पता चल गया दो था। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस अगर दो था, इसका मतलब अगर हम इसका नल स्पेस का एक वेक्टर बनाते, यही तो है नल स्पेस जो यहाँ पर लिखा हुआ सेट ऑफ वेक्टर्स, तो इसमें दो ही इंडिपेंडेंट वेक्टर तो मिलते हैं। एब्सोल्युटली। यानी कि आप मुझे बताइए कि ये दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तो आपको मिल गए, बट अगर वो पूछ रहा है आपसे कि इनके अलावा और कौन कौन से वेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि इस नल स्पेस से बिलोंग करें, तो आप मुझे बताइए इनके अलावा जो भी वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे क्या वो इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से तो जनरेट होंगे? यस और नो? भाई वो क्वेश्चन आपने किया था x1 x2 xm, फिर आ गया था -x1 -x2 -xm, तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सही बात है। बट अगर वो बोल रहा है कि नल स्पेस में और वेक्टर्स में डालना चाहता हूँ, और वेक्टर्स जनरेट करना चाहता हूँ, तो कर लो और वेक्टर्स जनरेट। और वेक्टर्स जनरेट करने के लिए आपको इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो, अगर आप x1 -x2 करोगे ना अदर वेक्टर के लिए, तो आपको अपना वेक्टर मिल जाएगा 1 -1 1। ए ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट अप्रोच हो गई कि यहाँ पर कंसेप्ट आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर है कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। अब ऑप्शन उसने बहुत प्यारा दे रखा था कि सीधा लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी दे सकता था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ना भी दिखते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो एक वेक्टर और जनरेट हो जा रहा है अपना, है ना? तो जो हमारा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आता है ना, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि वही वेक्टर्स काउंट कर रहे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब बाकी अगर आपके पास एक सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो उनके कॉम्बिनेशन तो आप जनरेट कर ही सकते हो, है ना? आई बात समझ में? मेरे कहने का मतलब है
मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका ये वेक्टर बन रहा होगा, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो आपने बनाया होगा, जब इसको आप सॉल्व वगैरह करोगे तो आपको ना ऐसा एक वो दिख रहा होगा, फाइनल जो आपका आंसर आया होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में आंसर आया होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो जो आंसर आया होगा वो कुछ ऐसा आया होगा फाइनली। क्योंकि नलिटी दो है तो दो ही फ्री वेरिएबल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो उन दोनों फ्री वेरिएबल्स को जब आप पुट कर दोगे तो एक फ्री वेरिएबल शायद C1 एक C2 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर इस फॉर्म में आएगा। उसमें से हमने बोला था अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला और ये वाला हमारे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए, ये नल स्पेस में प्रेजेंट रहेंगे, डायमेंशन 2 हो गए। बट ये जो आपका x है, यहाँ से तो आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो ना, आप बस यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रखो, ये -1 रखो, आपको और एक वेक्टर मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नहीं, रैंक की कैलकुलेशन जो आपने पढ़ी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ रियल मैट्रिक्स के लिए आपने पढ़ी हुई है, ठीक है? क्लियर है सारी बात सबको? मेरे ख्याल से कनेक्ट होना चाहिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बशर्ते आपने ये वाली क्लासेस अटेंड कर रखी होंगी, तभी आप ये कंसेप्ट समझ पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सरल क्वेश्चन है, दो तीन थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन के बाद ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ। ये भी आपका MSQ क्वेश्चन है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो MSQ क्वेश्चन, आसान है भले ही MSQ है। ट्राई करिए सभी लोग फटाफट। पूछ रहा है फॉर द मैट्रिक्स A विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसका जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है वो 0 दिख रहा है, एक बार आप लोग कंफर्म करना, शायद 0 ही है। 0 -1, हाँ 0 है, ठीक है? तो अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया A का, तो क्या क्या हो सकता है? चेक करना पड़ेगा, लैम्डा भी निकालना पड़ेगा इसमें। भाई MSQ क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, MSQ है ये, ठीक है? तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब होता है आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए, समझ रहे हो? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए आइगन वैल्यूज, तभी डी ऑप्शन बोलना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे समझ में आई वो ये कि भाई इसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो 0 है, ठीक है? फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट वाले में बोल रहा है AX इक्वल टू B हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊँ, अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से बनाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर A1 B1 C1, ये हो गया आपका D1, A2 B2 C2, ये हो गया आपका D2, A3 B3 C3 D3, ठीक है? तो जो A का मैट्रिक्स है, ये देखिए जो A का मैट्रिक्स है ये, इसकी रैंक तो हमेशा <3 आएगी, है ना? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 है, अभी अभी आपने बोला, तो इसकी रैंक तो कभी भी 3 नहीं आ सकती। अगर इसकी रैंक 3 नहीं आ सकती तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती थी यहाँ पे, ठीक है? चलो केस वन कि रैंक ऑफ A 2 आ जाए बट रैंक ऑफ A भी 3 आ जाए, तो ऑब्वियसली दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है? अगला केस क्या बन सकता था? नेक्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं, AX इक्वल टू B दिया ना, ठीक है? रैंक ऑफ A इक्वल टू 2 एंड रैंक ऑफ AB इक्वल टू 2, तो यहाँ से
इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता। यानी कि या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी बनेगी या तो फिर आपके नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी बनेगी ना। यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी तो कभी नहीं बन सकती, बोलो हाँ या ना, है ना। तो क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन की तो पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, ये तो गलत हो गया ए ऑप्शन। हाँ, ये बोल रहा है डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो बी ऑप्शन ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर लिखता ए एक्स इक्वल टू बी हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो वो स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू होता, पूरा ट्रू नहीं होता, है ना, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं बताया। तो हम दो केसेस ही जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई, कि हम यहाँ पर दो केसेस ही जनरेट कर सकते हैं, केस वन केस टू, ठीक है। देख रहे हो, एक स्लाइड चेंजर भी मौका पड़ने पे सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपको हाथ से ही स्लाइड चेंज करनी पड़ रही है। और लोग बात कर रहे हैं कि एआई आएगा तो दुनिया बदल जाएगी, भाई कुछ नहीं बदलेगी, समझ गए। आटा अभी भी हाथ से ही गूंथना पड़ेगा अगर रोटी खानी है तो। कितने भी आटा मेकर ले आओ, 2-3 महीने में खराब हो जाएंगे। रोटी मेकर ले आओ। ठीक, परफेक्ट। चलो, तो ये हो गया। अब सी वाले ऑप्शन पे आते हैं। बताओ, अगर इसमें ये देखना है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो आइगन वैल्यूज निकाल लें। आइए कैलकुलेट करते हैं आइगन वैल्यूज के बारे में, ठीक है। आइगन वैल्यूज के बारे में कैलकुलेट, इस बार का जो पेपर था 2023 का जो गेट का पेपर था, उसमें लीनियर एलजेब्रा का जो क्वेश्चंस था वो मुझे लग रहा है ना आईआईटी जैम से अपना इंटरचेंज हो गया था। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज निकाल के बताइए। तो ये हो जाएगा ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। यहाँ से आप लैम्डा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है, किसी ने निकाला हो तो बताएंगे। 013, परफेक्ट। तो लैम्डा आ गया 013। पहली चीज़ बताइए, क्या ये तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हैं? एब्सोल्युटली, है ना। 013 अलग अलग है, तो यहाँ से 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। मतलब सब कुछ हमने क्लास में पढ़ा हुआ था, बट उसने थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया हमको सारे क्वेश्चंस में, है ना। यहाँ पर देखिए 0 था, अगर एक वैल्यू 0 हो गया तो क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगा? नहीं, आप इसको क्या बोलोगे? सेमी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, है ना। तो ये आपका हो जाएगा सेमी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। आई होप ऑल दीज आर मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। ठीक है भाई साहब। अंकुर जी बोल रहे हैं कि सर शादी का मतलब होता है परमानेंट रोटी मेकर। भाई वो जमाना चला गया, समझ गए। तो जितनी जल्दी हो सके रोटी बनाना सीख लो, क्योंकि हो सकता है कि परमानेंटली आप ही को बनाना पड़े। और कपड़े भी धुलना और झाड़ू पोछा लगाना भी आप ही को करना पड़ेगा, सारा का सारा काम, समझ गए। मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। चलिए, तो पॉजिटिव सेमी पॉजिटिव, तो कौन कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा यहाँ पे बताइए। तो मेरे ख्याल से सी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ए हैज़ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट ये डी वाला ऑप्शन पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा ना, सेमी पॉजिटिव है, एक वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 10 ये हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स में पढ़ेंगे। देख रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर ना एल यू डिकम्पोजिशन मेथड लिख देता तो हर कोई कर लेता, बट उसको कहाँ चैन था, उसने कहा एल यू डिकम्पोजिशन लिखूंगा तो हर कोई कर देगा, तो उसने यहाँ पर एक रशियन नाम लिख दिया, चोलेस्की डिकम्पोजिशन इज कैरिड। इसी को देख के लोगों ने छोड़, जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था अगर आपने एल यू डिकम्पोजिशन पढ़ा होता तो। ठीक है, तो ये एल यू डिकम्पोजिशन में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स में, और उसने नाम ही इसलिए बदल दिया कि भाई आप देखिए और आगे बढ़ जाइए, न्यूमेरिकल मेथड्स। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो कल ही करवाया भाई, ये गलत मत करना, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज कल आपको बहुत अच्छे से समझाई थी डायगोनलाइजेशन वाले टॉपिक में। सॉल्व करो फटाफट।
भाई आधे से ज़्यादा इंजीनियर्स में तब भी एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्री कोर्सेज। जो लोग बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में इंजीनियर्स आर स्टिल मोर एम्प्लॉयड। हाँ, ये ओवरऑल डिक्रीमेंट तो है, ये तो मैं मानता हूँ, ओवरऑल डिक्रीमेंट है, ये मैं मानता हूँ। चलो आंसर एमएसक्यू, एमएसक्यू, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे इसमें। ठीक है, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, कल ही समझाया अभी। तो आज आंसर आना चाहिए। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का? बताओ भाई, मैच शुरू होने वाला है। एक मैच तो हो गया, एक और अभी शुरू होने वाला है ना, उससे पहले पहले निपटाओ यार ये सारे क्वेश्चन। चलिए आइए बताते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में उसने एक मैट्रिक्स बी ले लिया है, बोल रहा है बी की जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है और आइगन वेक्टर जो है वो वी है, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, वी के, तो बी की आइगन वैल्यू उसने बोला है कि लैम्डा के है, और बी का जो आइगन वेक्टर है वो उसने वी के मेंशन किया है। मतलब कि मैं ऐसा लिख सकता था, बी वी के इक्वल टू लैम्डा के वी के। ठीक है, ये मैं लिख सकता था। चलो अब आगे उसने बोला कि हम एक नया मैट्रिक्स बना रहे हैं जहाँ पर बी आपका है पी इनवर्स ए पी। पूछा क्या क्वेश्चन में? मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बारे में पूछा है, सेट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, डायगोनलाइजेशन में कल ही बताया, तो यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ए आपको यहाँ से मिल जाएगा पी बी पी इनवर्स। ठीक है, आइगन वैल्यूज तो दोनों की सेम ही रहेंगी, तो आइगन वैल्यू तो ए की भी लैम्डा के हो जाएगी। इसका आइगन वेक्टर मैं मान लेता हूँ, ए वाई इज इक्वल टू लैम्डा के, चलो वाई के लगा ना, हम भी वाई के लगा देते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, पी बी पी इनवर्स वाई के इज इक्वल टू लैम्डा के वाई के, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। फिर यहाँ से बी को मैं ऐसे ही रखता हूँ, ये हो जाएगा पी इनवर्स वाई के इज इक्वल टू लैम्डा के पी इनवर्स वाई के। ठीक है, इस पी को, इस वाले पी को उठा के इधर भेज दिया, पी इनवर्स हो गया। ज़रा इसको कंपेयर करिए, कंपेयर करके देखो वी के आपको कितना मिल रहा है, पी इनवर्स वाई के, तो वाई के कितना मिल जाएगा, पी वी के। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते थे तो आप ऐसे ही मान लेते, बी का मान लेते एक, सॉरी बी का ये लैम्डा मान लेते, इसको एक्स मान लेते। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता पी एक्स। सही बात है। कौन सी हॉबी यार, मेरी वाली आपने बता दी। तो कौन सा ऑप्शन में करेक्ट होना चाहिए था, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए था, है ना। सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था, बी कैसे करेक्ट हो जाएगा? सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट हो ना, कि ए की जो आइगन वैल्यू वो लैम्डा होगी और आइगन वेक्टर पी वी के हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलो मैं एक बार एक्स वाले में भी करके दिखा देता हूँ आपको, ये के बेस से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो बी की आइगन वैल्यू लैम्डा और आइगन वेक्टर अगर एक्स मान लेते तो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, बी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, फिर उसने बोला कि हम बी को डिफाइन कर रहे हैं ऐसा, पी इनवर्स ए पी से, तो ए हमारा हो जाएगा यहाँ से पी बी पी इनवर्स, ए की आइगन वैल्यू आप मान लो ए वाई इक्वल टू लैम्डा वाई, लैम्डा तो सेम ही रहेगा दोनों का, डायगोनलाइजेशन के बाद लैम्डा तो सेम ही रहता है, तो ये वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई। तो यहाँ पर देखो बी पी इनवर्स वाई को आप यहीं पे रहने दो, इस पी को आप उठा के साइड में भेज दो, तो ये हो गया पी इनवर्स वाई, है ना। कंपैरिजन से देखो एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, पी इनवर्स वाई, तो वाई यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पी एक्स। बस हो गया आपका क्वेश्चन और आंसर, समझ गए? परफेक्ट। हाथ देखने वाली हॉबी आपने बता तो दी भाई, उसको पढ़ के भी जाना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ, देखो फालतू का क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स इसमें मिलने चाहिए थे। ये एम सी क्यू का क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है शायद केमिकल ब्रांच का क्वेश्चन है शायद ये। चलिए बताइए।
आंसर क्या आना चाहिए, सॉल्व करो। क्वेश्चन में हाँ नोटेशन में यार उलझाने की कोशिश की थी उसने, मैंने बताया ना आप लोगों को कि यार एग्जाम प्रेशर में कभी कभी क्या होता है ना, आसान क्वेश्चन भी स्ट्राइक नहीं करता, तो उसके लिए ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपको थर्ड अटेम्प्ट में करने चाहिए, नहीं आ रहा तो छोड़ दो ये क्वेश्चन। समझ आया? बट हाँ एक बार गेट में आ चुका है तो उसके एनालिसिस जरूर करके जाओ कि बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो हमसे गलत नहीं हो। देखो इसमें पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करो, देखो दो इक्वेशन तीन अननोन, तो ये तो इसमें तो सॉल्व करने वाली कोई बात ही नहीं है। z को आप k मानोगे तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा k, y बताओ यहाँ से कितना मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो y इक्वल टू k। ठीक है, x y z यहाँ से आपको कितना मिल गया, k आप बाहर ले लो, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 1 और 1, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन। नहीं मुझे नहीं लगता ये इलेक्ट्रिकल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, किसी और ब्रांच में पूछा गया था, शायद आईएन या फिर केमिकल वगैरह में पूछा गया होगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ये क्वेश्चन गलत मत करना आप सभी लोग, इसके लिए आप ले लो मैक्सिमम 2 मिनट लेना। ठीक है, बिल्कुल ही फालतू का क्वेश्चन है, ये भी फ्री के नंबर इसमें मिलने वाले हैं आपको। हाँ शायद आईएन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो भाई बताओ, मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय दिस सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ एम क्यूब, तो एम की आइगन वैल्यूज निकालो, एम क्यूब के आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे, उनका सम कर लेना, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट निकालो। तो ये 12-13 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, इसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, बहुत डीप एनालिसिस चाहिए थे, और मोस्टली क्वेश्चंस आसान थे, प्रॉपर्टी बेस्ड थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपकी टेस्टिंग नल स्पेस वाला जैसे क्वेश्चन था और एम इंटू एम ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन था, ये दो क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी तो यार इजी क्वेश्चन थे बाकी सारे। ठीक है, तो कल पंचायत होगी 5 बजे, और आगे का रोड मैप उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बोलिए क्या आंसर आ रहा है। चलिए तब तक कम से कम ये तो लिख ही ले हम लोग कि ये मिलेगा लैम्डा स्क्वायर -20 लैम्डा प्लस 100 -36 64 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 16 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा m वाला मैट्रिक्स था उसकी आइगन वैल्यूज थी 16 और 4, तो m क्यूब वाले की आइगन वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, 16 क्यूब 4 क्यूब। 16 का क्यूब कौन निकाल पाएगा यार, 16 का क्यूब 4096 होता है क्या, चार हजार छियानवे में 64 जोड़ दो, तो ये 4160 आपका आना चाहिए था, आ रहा है। ठीक है, 4160 आप सभी लोगों को आंसर मिल जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो 2013 वाले सारे पीवाईक्यूज मैंने करवा दिए, अब उसके पहले वाले सारे पीवाईक्यूज आप लोग निपटा लो, और कोशिश करो कि आप लीनियर अलजेब्रा का एक शॉर्ट नोट्स बना के इतना कुछ प्रैक्टिस करने के बाद उसको बार बार रिवाइज करते रहो। आई बात सबको समझ में? यार एक्सी वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने नेगी सर से रिक्वेस्ट की है, वो मुझे भेज रहे हैं, जैसे मुझे वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि एक्सी का पेपर भी मैं अरेंज नहीं कर पाया, सर लोगों के पास है, तो वो आता है तो मैं एक्सी का भी करवाता हूँ। ठीक है, ओके परफेक्ट। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। 7 बजे मैच का टाइम हो गया, अब जाओ आप लोग आराम से मैच देखो अगला, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, और कल फिर डिस्कशन करेंगे कि आगे का क्या रोड मैप रखेंगे, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, क्या किया जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ बिल्कुल यार, मैं भी वेट कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। देखिए आप किसी भी एजुकेटर से पूछोगे, समझे, किसी भी एजुकेटर से पूछोगे, अगर उसको आप ये बोल, खासकर जो लोग यूट्यूब पे पढ़ाना पसंद करते हैं, ठीक है, जिनको यूट्यूब पे पढ़ाना पसंद करते हैं जो लोग, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपको एक वक्त का खाना ना दिया जाए, या एक आपका जो यूट्यूब सेशन चल रहा है वो हटा दिया जाए, तो वो बोलेगा कि भाई खाना हटा दो बट यूट्यूब पे पढ़ाना दो। क्योंकि होता क्या है, होता इससे क्या है कि जब किसी को ज़्यादा नॉलेज होती है, किसी को ज्ञान होता है ना, जैसे आप ही को ज्ञान हो जाता है, तो आप बांटने लगते हो ना 4 लोगों में बैठ के कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, बांटते हो ना ज्ञान आप सभी लोग कि अरे वो तो 2003 के वर्ल्ड कप में पता है तुझको, पॉन्टिंग ने उसमें स्प्रिंग वाला बैट लगा था,
इस वजह से जीत गए, नहीं तो फिर इंडिया तो जीतने ही वाली थी। ठीक है ना। या आपने दादाजी के बारे में बताते हो कि यार मेरे दादाजी थे वो भूत से लड़ गए थे जाके, सबके दादाजी थे जो भूत से लड़े हुए थे। ठीक है। तो ऐसे जब ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो आदमी क्या करता है, उसको बांटना चाहता है। तो वही प्रॉब्लम हम लोगों के साथ भी है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचे किसी ना किसी प्रकार से। ओके। तो उसके लिए यूट्यूब पे आना पड़ता है, आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, बट उसके लिए आप लोग को भी आना पड़ेगा भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि खासकर गेट में ऐसा देखता हूँ। मैं एक बार जो खान सर है उनसे भी मिला था। ठीक है। एक बार मेरी खान सर से मुलाकात हो गई थी, तो उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आज का दौर ऐसा आ गया है जहाँ पे टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बच्चे मेहनत ही नहीं कर रहे। समझे। उनसे मेरी बात हुई तो मैंने जब इस चीज़ को सोचा तो मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है, टीचर इतनी मेहनत किए जा रहा है, टीचर ही एग्जाम भी निकाल रहा है, बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का हार्डवर्क करना। टीचर कर रहा है क्योंकि उसका प्रोफेशन है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये फ्यूचर है। याद रखिएगा दोनों में बहुत डिफरेंस। हमारा प्रोफेशन है और आपका इससे फ्यूचर बनने वाला है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम तो 10 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ा के हम अगले काम में लग जाएंगे, बट आपका 10 घंटे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।